चलिए, कार्बिन के रिएक्शन देख रहे थे हम लोग, है ना। कार्बिन के रिएक्शन में हम लोग रिमर टिमान रिएक्शन देख रहे थे जो था पिरिडीन के साथ। अब हम देखेंगे उसी को इंडोल के साथ। उसी को किसके साथ देखेंगे? इंडोल के साथ। यहाँ पे देखेंगे अपन इंडोल के साथ क्या क्या होता है। तो इंडोल का जो बीटा पोजीशन है उसमें इंसर्शन होता है, देखिएगा। मैं और एक नॉर्मल प्रोडक्ट भी बनाएंगे अपन। तो दोनों को ना मैं इसमें अच्छे से क्लियर नहीं आया है, इसलिए मैं इसको अलग से बना रहा हूं। तो इंडोल में ये इंडोल है, ये इसका अल्फा पोजीशन, ये इसका बीटा पोजीशन, है ना। हमारे पास जो रिएजेंट रहता है वो क्या रहता है? क्लोरोफॉर्म रहता है और KOH रहता है। इससे हमको दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? वो प्रोडक्ट हमारा रहता है ये कौन सा प्रोडक्ट है? नॉर्मल प्रोडक्ट है। और एक हमारा मिलता है एबनॉर्मल प्रोडक्ट। एबनॉर्मल प्रोडक्ट एक देखेंगे, एक मिनट। ये हो गया एबनॉर्मल प्रोडक्ट। अब बनता कैसे है? जैसे पिरिडीन में बन रहा था वैसे ही बनता है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि कैसा होता है इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखेंगे इसमें कैसे होता है भाई। तो मैकेनिज्म यहीं से मैं चालू कर देता हूं। यहाँ KOH हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा? H+ लेगा। H+ लेगा तो कैसे दिखेगा? ये हमको दिखेगा ऐसे। ये अब ये CCl2 यहां से बनेगा। डाइक्लोरोकार्बिन कहां से बनेगा? क्लोरोफॉर्म और इसके मिक्सचर के से हमको क्या मिलेगा? डाइक्लोरोकार्बिन मिलेगा, CCl2। तो ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा। कैसे दिखेगा ये देखते हैं। ये देखेंगे ऐसे दिखेगा ये। चलिए, CCl2 नेगेटिव, ये ऐसे दिखेगा। अब देखो यहाँ पे जो H है वो ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है, तो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा। H+ के फॉर्म में निकल के इसके पास चले जाएगा। इसके पास चले जाएगा तो कैसे दिखेगा? देखेंगे तो ये दिखेगा अपन को ये ऐसे, और ये Cl2। तो जहां पर Cl है वहीं पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने से क्या मिलेगा हमको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने से हमको मिलेगा OH। तो देखेंगे इस पोजीशन, तो एक ही कार्बन पे दो OH आते हैं, तो एक H2O हम लोग बाहर कर देते हैं। H2O बाहर करेंगे तो ये दिखेगा ऐसे। CH और प्रोटॉन जो लिया था, प्रोटॉन इसको वापस मिल जाएगा। ये हो गया नॉर्मल रिमर टिमान रिएक्शन। नॉर्मल रिमर टिमान रिएक्शन किसमें? ये हो गया भैया आपके रिमर टिमान रिएक्शन किसमें हो गया? आपके इंडोल में।
चलिए अब हम लोग एबनॉर्मल प्रोडक्ट का बनना देखते हैं। एबनॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बनता है? तो एबनॉर्मल प्रोडक्ट ऐसे बनता है, देखेंगे ये जो प्रोटॉन निकला वाला जगह है यहाँ पे, ये CCl2 के साथ क्या करेगा, साइक्लोप्रोपोनेशन करेगा। साइक्लोप्रोपोनेशन मतलब ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ बॉन्ड। अब कैसे दिखेगा ये, देखना ध्यान से, ये दिखेगा आपको इस तरीके का, Cl ये Cl। अब देखो बॉन्ड को शिफ्ट कराना, ये बॉन्ड यहाँ है ना, और ये बॉन्ड यहाँ, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। कैसे दिखेगा हमको, ये दिखेगा हमको, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये और Cl। तो ये हमारा मिल गया एबनॉर्मल प्रोडक्ट। जैसे मिला था पिरिडीन के लिए वैसे ही इसके लिए भी मिलेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या किसी को? समझ गए? यस सर। आवाज वगैरह क्लियर आ रहा है ना प्रॉपर? आ जाओ भैया। हाँ, अब इसके आगे है इंसर्शन इन ZH बॉन्ड। तो वो जेड क्या हो सकता है उसको भी बताया है उसने। जेड हो सकता है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन हो सकता है। अब जनरली कार्बन इंसर्ट इन डेल्टा ZH बॉन्ड, डेल्टा ZH बॉन्ड में इंसर्ट होगा और वो क्या रहेगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। अगर डेल्टा के जगह पर, डेल्टा पोजीशन पे वो जेड नहीं है, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन नहीं है, तो वो बीटा पोजीशन के ZH बॉन्ड में इंसर्ट होगा और 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। दो कंडीशन बताया मैं, अगर डेल्टा हाइड्रोजन नहीं है किसी एटम के पास, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास, तो वो बीटा एटम से बॉन्ड बनाएगा और 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। पहले में किससे बनाएगा, डेल्टा से 5 मेंबर्ड रिंग, नहीं होगा तो 3 मेंबर्ड रिंग। तो देखेंगे उसी एग्जांपल को, देखिएगा ध्यान से। अब हमको ना कार्बिन कहां कहां फॉर्मेशन होता है इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, ये क्या है, टोसाइल एजाइड है भाई। ये क्या है, ये टोसाइल एजाइड है। देखो यहां पे फॉर्मेशन होता है, मतलब 2 कार्बोनाइल के बीच में, या 3 लगातार कार्बोनाइल हो जाए, 3 लगातार कार्बोनाइल देके आपको हीट दे दे या कुछ दे दे, तो 2 कार्बोनाइल के बीच में क्या बन जाएगा, यहां पर कार्बिन बन जाएगा। अब इस कार्बिन से पोजीशन देखो भैया, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इस कार्बन और हाइड्रोजन, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये क्या करेगा, ये कार्बिन घुस जाएगा यार। क्या करेगा, कार्बिन घुस जाएगा। कार्बन, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बिन को घुसा दो, तो ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कार्बिन घुस गया, मतलब डायरेक्ट बॉन्ड बना लिया और ये हाइड्रोजन यहां चले गया, तो इन दोनों के बीच में ये आ गया। तो ये देखो भैया, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बिन घुस गया, मतलब बॉन्ड बना दिया, और ये हाइड्रोजन यहां आ गया। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बिन घुस के बॉन्ड बना दिया। इसी को बोलते हैं इंसर्शन इन ZH बॉन्ड। ठीक है भाई, आगे आओ। ये देखो ट्रिपल कार्बोनाइल है, ये ट्रिपल कार्बोनाइल आप लोगों को दिख रहा है। यहां पे भी आपको यहां पे कार्बिन बनते हुए दिखेगा। देखो कार्बिन बना है, फिर डेल्टा पोजीशन देखेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये डेल्टा का H और ये ऐसे बॉन्ड बना देना, इस हाइड्रोजन को यहां चिपका देना। ये देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग आपको बनता हुआ दिखेगा, 5 मेंबर्ड रिंग आपको बनता हुआ दिखेगा। फिर देखेंगे ये CO, ये देखो ये कार्बोनाइल है, ये भी कार्बोनाइल, ये बीच, इस कार्बन पे क्या जनरेट होगा, कार्बिन जनरेट होगा। ये कार्बिन देखो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये देखो डेल्टा, ये वाला नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच घुसेगा, मतलब नाइट्रोजन और इस कार्बिन के बीच बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन यहां चले जाएगा। तो नाइट्रोजन और इस कार्बिन के बीच बॉन्ड बन गया है और ये हाइड्रोजन यहां चले गया।
ये हाइड्रोजन यहाँ चले गया, 5 मेंबर्ड रिंग बना है आपका। चलो आगे आओ भैया, देखो आगे क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे ये क्लोरीन दिख रहा है, तो एक क्लोरीन बाहर मतलब एक H बाहर होगा और एक अल्फा एलिमिनेशन से क्लोरीन बाहर होगा, तो क्या रेडिकल बनेगा या मतलब क्या कार्बिन बनेगा यहाँ पर, CH, ये CH कार्बिन बन गया। अब यहाँ पे देखो गामा एटम तो नहीं है यार, तो क्या है भैया, अल्फा, इसी पे तो कार्बिन बना है, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इन दोनों के पास है, तो दो जो अप्रोचेबल होगा उसके पास चले जाएंगे, तो इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। तो ये देखो कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ये CH2H इसमें घुस गया, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ये कार्बन घुस गया, ये H यहां जाके लग गया। तो ये देखो भैया ये क्या हो गया जी, साइक्लोप्रोपेनेशन हो गया और बन गया भैया 3 मेंबर्ड रिंग। क्या बना, 3 मेंबर्ड रिंग आपका बन गया। तो आप जब भी कभी कार्बिन बने तो गामा पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, गामा पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड पे उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा, गामा एटम नहीं होगा, गामा में एटम में या तो हाइड्रोजन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बीटा एटम के बीच उसको इंसर्ट करेंगे और 3 मेंबर्ड रिंग हम लोग बनाएंगे। चलिए ये हुआ आपका कार्बिन। अब इस कार्बिन में हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, इस रिएक्शंस का नाम है, ये रिएजेंट है एक्चुअल में सीमंस स्मिथ कार्बिन, ठीक है। अगर संजय सर आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते किसमें आ जाए, सीमंस स्मिथ कार्बिन में आ जाए वो, तो जो चीज यहाँ पढ़ लिए हो भैया प्लीज उसको एलिमिनेट करा लेना, टाइम बस वो होगा फिर बर्बाद होगा, है ना। तो सीमंस स्मिथ कार्बिन, तो सीमंस स्मिथ कार्बिन में आपको क्या दिखेगा, रिएजेंट के फॉर्म में CH2I2 दिखेगा, डाई आयोडोमीथेन, और जिंक कॉपर कपल दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, जिंक कॉपर कपल और डाई आयोडोमीथेन आपको दिखेगा। और भैया ये है सीमंस स्मिथ कार्बिन, ठीक है भाई, ये जिंक कॉपर कपल और ये सब दिखेगा। अब इसमें ये काम कैसे करता है, क्या करता है, उसको छोड़ना है अपन को। ये सीमंस स्मिथ कार्बिन क्या करता है, एल्कीन से रिएक्शन करके साइक्लोप्रोपेन बनाता है। क्या करता है, ये एल्कीन से रिएक्शन करके साइक्लोप्रोपेन बनाता है, डायरेक्ट याद रखेंगे इस चीज को, है ना भाई। और ये जो सीमंस स्मिथ कार्बिन है ना, इसके रिएक्शन के एक पार्ट में क्या बनता है, ऑर्गेनोजिंक बनता है। क्या बनता है, ऑर्गेनोजिंक बनता है, जहां पर डाई आयोडोमीथेन जो है जिंक से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाता है, जो फर्दर रिएक्शन करके कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू क्या देता है भाई, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाता है। तो सबसे मेन बात यह है कि स्टेटमेंट में आ जाए कि सीमंस स्मिथ जो रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया उसमें कार्बिन बनता है, उसमें क्या बनता है, कार्बिन इंटरमीडिएट रहता है, और उसमें ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हमको बनते हुए दिखता है, बिकॉज द रिएक्शन बिटवीन डाई आयोडोमीथेन एंड जिंक कॉपर कपल, इसके बीच। तो अपन को साइक्लोप्रोपेनेशन करना है, और इसमें क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट शुड बी मेंटेन्ड इन द प्रोडक्ट। मतलब अगर रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है तो प्रोडक्ट में भी सिस मेंटेन रहेगी, और रिएक्टेंट की अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस है तो वो मेंटेन रहेगी ट्रांस, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये देखो ये सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री है, यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग हम लोग बनाए हैं, देखो सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री है, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाए हैं। तो देखो ये CH3 और CH3 को सेम साइड रखे हैं, मतलब ये रिंग है ना, ये रिंग ऐसे प्लेन में है, तो ऊपर ऊपर साइड क्या है भैया, CH3 है, और ये H है, ठीक है। तो इसको सिस मेंटेन किए हैं। ऐसे ही ये देखो ये ट्रांस स्टीरियो है ना, तो क्या किए हैं, एक CH3 को नीचे और एक CH3 को ऊपर बनाए, एक CH3 को नीचे एक CH3 को ऊपर, तो ये ट्रांस है। और यहाँ पर जो सिस था उसमें क्या बनाए हम लोग, सिस बनाए हैं, इसीलिए लिखे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी मेंटेन्ड इन द प्रोडक्ट। तो सिस से सिस प्रोडक्ट एंड ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट। तो सीमंस स्मिथ रिएक्शन क्या देता है, एल्कीन से रिएक्शन करके आपको देता है साइक्लोप्रोपेनेशन, यहाँ पर होता है। रेडियो सेलेक्टिविटी क्या है, तो रेडियो सेलेक्टिविटी मैं सिंपल से शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि सीमंस स्मिथ रिएक्शन में क्या है, कार्बिनेजन
मतलब रिएजेंट है, तो कार्बिन हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। तो कार्बिन क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है। मतलब जिस कार्बन में या जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा लगे होंगे, कार्बिन वही जाके रिएक्ट करेगा। क्या करेगा भैया, जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ज्यादा लगे होंगे, वहीं जाके सीमंस स्मिथ कार्बिन क्या कर जाएगा भैया, रिएक्शन आपका कर जाएगा वो। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर देखो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एल्किल ग्रुप यहां पर 2 एक्स्ट्रा लगे हैं, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन यहां पे हो गया है। ये देखो यहां पर एल्किल ग्रुप 2 तो लगे हैं, ये क्या दे रहे हैं जी, प्लस एच दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, प्लस एच दे रहे हैं। और इस वाले डबल बॉन्ड में क्या क्या मिल रहा है भैया, इधर एल्किल ग्रुप का प्लस एच, और इसका क्या मिल रहा है जी, इसका मिल रहा है हमको प्लस आर, और प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां इस डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपनेशन हो जाएगा भैया। तो ये है रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ सीमंस स्मिथ कार्बिन। ठीक है, जिस डबल बॉन्ड में क्या होगा भैया, एल्किल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, वहीं पे हम क्या कराएंगे, साइक्लोप्रोपनेशन कराएंगे। आगे आइए, देखो देखो इस डबल बॉन्ड में देखो 4 एल्किल ग्रुप है, इस डबल बॉन्ड में क्या है, 4 एल्किल ग्रुप है। जबकि इस डबल बॉन्ड में देखो ना, इधर 2 एल्किल ग्रुप है, इधर 2 एल्किल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना यार, इधर इधर क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, इसलिए साइक्लोप्रोपनेशन कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है। साइक्लोप्रोपनेशन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है भाई, चलो। ऐसे ही ये CH3 है एक डबल बॉन्ड में, एक डबल बॉन्ड में OR है, तो CH3 क्या देगा भैया, प्लस H देगा यार। जबकि OR क्या देगा भैया, OR अपने लोन पेयर से प्लस R देगा, तो प्लस R देगा तो ज्यादा रिलीजिंग होगा ना, इसलिए यहीं पे साइक्लोप्रोपनेशन हुआ है। अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रिएक्शन में लगाने आना चाहिए, है ना भाई। हम लोगों ने आपको क्या पढ़ा दिया है भैया, जीओसी के अंतर्गत आप लोगों को मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैंने पढ़ाया है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आप लोगों को इंडक्टिव पढ़ाया है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया है, रेजोनेंस या इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ये सारा चीज आप लोगों को पढ़ाए हैं। अब रिएजेंट्स भी आप लोगों को चालू किए हैं, पढ़ाए हैं। तो रिएजेंट्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स पढ़ा होगा और एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट पढ़े होंगे और न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट पढ़े होंगे। अब आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जाकर रिवाइज करिए। अब इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको आ रहा है, आपको रिएजेंट्स में इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है ये देखने आ रहा है। अब सारा चीज पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको अप्लाई करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है भैया, आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनेंगे, देखना ध्यान से। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर क्या करने जा रहे हैं अपन, यहां पर अगर 2 डबल बॉन्ड में अपन को क्या 2 इक्विवेलेंट दे दे, क्या दे दे, अगर 2 इक्विवेलेंट ऐसे दे दे, तो अपन क्या कराएंगे, एक जगह ये और ये यहां होगा साइक्लोप्रोपनेशन, डेफिनेटली यहीं पे होगा। तो एक बार साइक्लोप्रोपनेशन कराएंगे ना, तो मैंने वेज में करा दिया, किसमें कराया, वेज में करा दिया, ऊपर की साइड कराया। अब ऊपर की साइड ही क्यों नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं करा रहा हूं, नीचे की साइड क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ऊपर में क्या हो गया भैया, साइक्लोप्रोपेन ऐसे रिंग बन गया है ना, तो क्या करेगा वो, आने वाले और रिएक्टेंट को आने से रोकेगा, क्राउडिंग क्रिएट करेगा। इसलिए जो रिंग है ना, जो रिंग है, दूसरा जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो किधर से बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये वेज सा लगा है, काला काला सा, और यहाँ पर ये डैश डैश सा है, मतलब ये रिंग क्या है भैया, ये ऊपर की साइड बना है, ये क्या बना है, ऊपर की साइड बना है, और ये क्या बना है, नीचे की साइड बना है, ऐसे, है ना, ये अप ये डाउन। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। माइनर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा भैया, मेजर प्रोडक्ट में बोला ये मेजर होगा, ज्यादा बनेगा। माइनर में क्या हो जाएगा, दोनों रिंग ऊपर ऊपर साइड बन जाए, या दोनों रिंग क्या बन जाए, नीचे नीचे साइड बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो। अब एसिमेट्रिक सीमंस स्मिथ रिएक्शन बोल रहा है। अब एसिमेट्रिक सीमंस स्मिथ रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे
कि अगर कोई पोलर ग्रुप जैसे जिसमें ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये पोलर ग्रुप अगर हमको मिले, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये पोलर ग्रुप हमको मिले, तो साइक्लोप्रोपेनेशन उसी साइड से होगा। क्या होगा? साइक्लोप्रोपेनेशन उसी साइड से होगा, क्योंकि सीमंस स्मिथ जो रिएजेंट है क्या कर लेता है, उस पोलर ग्रुप से, पोलर एटम से क्या कर लेता है भैया, चिलेशन कर लेता है, चिलेट बना लेता है, जिसके कारण उस रिएजेंट का अप्रोच सेम साइड से होता है जिस साइड से वो पोलर ग्रुप लगा हुआ है। ये चीज जहां पर पूरा लगा हुआ है, चिलेशन बिटवीन जिंक एंड पोलर ग्रुप ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, सारा चीज मैंने जो बोला वो लिखा हुआ है कि अगर कोई पोलर ग्रुप ऑक्सीजन वगैरह मिल जाए आप लोगों को, तो साइक्लोप्रोपेनेशन उसी के साइड से करा लेना, क्योंकि वहां पर जिंक कॉपर कपल का चिलेशन होता है, जिसके कारण से रिएजेंट उसी के साइड से अटैक करता है। तो देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना, OH ग्रुप जो है वेज में है ना, तो साइक्लोप्रोपेनेशन भी कहां से हुआ है जी, वेज से हुआ है। यहाँ पर CH3 ग्रुप डैश में है, और CH3 ग्रुप कोई पोलर ग्रुप नहीं है यार, ये नॉर्मल क्या है भैया, एल्किल ग्रुप है। तो CH3 एक एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, एज अ बल्की ग्रुप। तो CH3 ग्रुप अगर डैश में है तो साइक्लोप्रोपेनेशन हम लोग कहाँ कराएंगे भैया, वेज में कराएंगे, इससे दूर की ओर। क्यों इससे दूर की ओर करा रहे हैं, हम एल्किल ग्रुप के रिपल्सन से बचने के लिए हम साइक्लोप्रोपेनेशन को कहाँ करा रहे हैं, इस ग्रुप के अपोजिट साइड करा रहे हैं। चलिए आगे आइए, फिर एक पोलर ग्रुप दिख रहा है OCOCH3, एक पोलर ग्रुप दिख रहा है भैया। तो इस पोलर ग्रुप ये क्या है, डैश के साइड है, तो इसलिए साइक्लोप्रोपेनेशन डैश के साइड। अगर इसी को वेज के साइड करें तो ये वेज, और दूसरे जगह भी अगर इस मतलब दो इक्विवेलेंट यहां पे ले लें, दोनों जगह आपको साइक्लोप्रोपेनेशन कराना है, तो क्या करेंगे, अभी भी आप डैश, वहां पर क्या कराए थे, एक बार वेज एक बार डैश, यहां पर दोनों जगह ये जो एटम है ना, पोलर ग्रुप है, उसी के साइड कराएंगे, क्योंकि चिलेशन क्या होता है भैया, डोमिनेंट होता है। क्या होता है, चिलेशन डोमिनेंट होता है, रिएजेंट इसी की ओर अप्रोच करेगा, इसी की ओर से अप्रोच करेगा, इसलिए वेज, ये वेज में था तो ये रिंग भी वेज में और ये रिंग भी वेज में बनेगा। अब यहां पर क्या दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग डाइहेलोमीथेन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्कीन। सीमंस स्मिथ रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऐसा बोल रहा है भैया। तो सीमंस स्मिथ रिएक्शन में क्या है भैया, CX बॉन्ड, जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जितना वीक होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा यार, क्योंकि अल्टीमेटली हमको कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है और क्या बनाना है, कार्बिन बनाना है, और उसको इंसर्ट करा देना है, किसमें, एल्कीन में। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम कार्बन आयोडीन में होता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा भैया ये, फिर ये, फिर ये। तो ये वही लिखा हुआ है 1, 2 और 3, ये इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका कार्बिन और कार्बिन के रिएक्शंस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रीन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नाइट्रीन पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे नाइट्रीन क्या होता है। तो ये है नाइट्रीन भैया। तो नाइट्रीन इज द नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बिन, जो कार्बिन का नाइट्रोजन एनालॉग होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रीन बोलते हैं, मतलब कार्बन की जगह नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा यार, नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है भैया, एक्स्ट्रा है इसके पास। ये देखो, तो इसमें क्या होता है, ये सिंगल बॉन्डेड होता है। ये क्या होता है भैया, ये होता है सिंगल बॉन्डेड होता है, और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। ये क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है, और इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं, है ना। अब एक लोन पेयर तो लोन पेयर के फॉर्म में ही रहता है, और क्या करता है, एक लोन पेयर इसमें से ना अलग अलग ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, अलग अलग ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। जब एक ही जगह एग्जिस्ट करेगा तो ये किसके फॉर्म में चले जाएगा, सिंगलेट के फॉर्म में चले जाएगा। किसके फॉर्म में चले जाएगा, सिंगलेट के फॉर्म में चले जाएगा। और ये अलग अलग जगह एग्जिस्ट करेगा ना, तो ये किसके फॉर्म में चले जाएगा भैया, ट्रिपलेट नाइट्रीन के फॉर्म में चले जाएगा। किसके फॉर्म में चले जाएगा, ट्रिपलेट नाइट्रीन के फॉर्म में चले जाएगा। इसी चीज को बोला गया है भैया
इसी चीज को बोला गया है। सिंगलेट में क्या हो जाएगा, दोनों लोन पेयर जो है एक जगह रहेंगे, मतलब सेम सेम जगह रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, इसको हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसको देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला है, एक बॉन्ड पेयर, मतलब ये बॉन्ड एक बना रहता है कोई भी एटम से इसका, और दो लोन पेयर। टोटल स्टीरिक जो फैक्टर आता है वो कितना आता है, 3 आता है। 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भैया, हमारा sp2 हो जाता है। क्या हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हो जाता है ना। और इसमें वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है भाई, वेकेंट जो पीजेड ऑर्बिटल है वो आपको वेकेंट मिलता है। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ये डायामैग्नेटिक है। क्या है भैया, ये डायामैग्नेटिक है। कैसा मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब इधर आ जाओ, इधर आएंगे तो एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, और ये जो अलग अलग ऑड इलेक्ट्रॉन्स है ना, अलग अलग ऑर्बिटल में, इसको हम नहीं गिन पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टीरिक जो फैक्टर आएगा वो 2 आएगा। 2 मतलब क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो है sp हो जाएगा, है ना, sp हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो किस में होंगे भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, इसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे। ये जो बॉन्ड बनेगा और ये जो लोन पेयर रहेगा ना, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे। कौन कौन हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, ये लोन पेयर, और ये जो बॉन्ड बनेगा ना कोई भी एल्किल ग्रुप या किसी से, वो दोनों बॉन्ड किससे बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका इस कारण इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलो, अब जैसे कार्बिन का सिस्टम था कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन क्या होता है भाई, कि जो भी नाइट्रीन बनता है वो सिंगलेट नेचर का होता है। अगर हमको सिंगलेट से ट्रिपलेट जनरेट करना है तो हम क्या डाल देते हैं, उसमें इनर्ट गैस डाल देते हैं। ऐसे कार्बिन के केस में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो कार्बिन का फॉर्मेशन होता है ना, तो वो सिंगलेट ही होता है। उसमें इनर्ट गैस वगैरह मिलाने से वो सिंगलेट कार्बिन से कोलिजन से ट्रिपलेट कार्बिन में बदल जाता है ना भाई। तो ऐसे ही नाइट्रीन के केस में भी होता है कि शुरू में फॉर्मेशन जब होता है तो सिंगलेट नाइट्रीन बनता है, और कोलिजन से इनर्ट गैस के एटम से, मतलब मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से क्या बन जाता है भैया, वो ट्रिपलेट कार्बिन में बदल जाता है। अब प्रिपरेशन है भैया, कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, तो इसका मेथड्स है, सिंपल सा मेथड है भैया, 2-4 ठो। देखो भैया कैसे कैसे बनाते हैं। तो आपको ऐसे खोल के नहीं देगा वो ना, ऐसे खोल के नहीं देगा वो, ऐसे लिखेगा RN3 या कोई CH3N3 ऐसे कुछ लिख के वो देगा। ठीक है भाई, RN3 ऐसे लिख देगा। तो आप जब हीट करोगे और हीट दे देगा, हीट करोगे तो N2 बाहर निकलेगा गैस के फॉर्म में। क्या मिल जाएगा भैया हमको, नाइट्रीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नाइट्रीन मिल जाएगा। ऐसे ही एसाइल एजाइड, एसाइल एजाइड मतलब एसाइल ग्रुप तो CH3CON3 ऐसे एसाइल एजाइड। तो एसाइल एजाइड को भी हीट करेंगे तो N2 बाहर निकलेगा, और क्या बन जाएगा, हमको क्या मिलेगा भैया, कीटो नाइट्रीन मिलेगा। नाइट्रीन नहीं है, कैसा नाइट्रीन है भैया, कीटो नाइट्रीन, नाइट्रीन का कीटो एनालॉग, कीटो नाइट्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कीटो नाइट्रीन बोलते हैं। अब देखिए आगे, फ्रॉम सल्फोनिल अमाइड, फ्रॉम सल्फोनिल अमाइड, इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को सल्फोनिल अमाइड। तो यहां पर हीट करते हैं ना, तो हीट करते हैं तो ये जो सल्फर का ऑक्साइड है SO, वो बाहर निकल जाता है और हमको मिलता है नाइट्रीन। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, तो नाइट्रो कंपाउंड देखो भाई, फास्फोरस जहां पे रहेगा ना, अगर फास्फोरस कहीं पे भी डालो वो ऑक्सीजन से इतना एफिनिटी रखता है कि किसी भी शर्त में वो ऑक्सीजन को खींच के लाएगा ही बाहर, ऑक्सीजन को खींचेगा ही। फास्फोरस का कोई रिएक्शन करा रहे हो ना, तो ऑक्सीजन को भैया फास्फोरस के पास दे ही देना, आप अपने पास मत रखना। फास्फोरस को क्या देना है, हमेशा ऑक्सीजन देना है। जैसे हम फास्फोरस को बर्न करते हैं ना, P4 को माचिस की तीली बर्न करते हैं, क्या बनता है, सफेद सफेद गैस, फास्फोरस के ऑक्साइड्स बनते हैं ना, POX जिसको बोलते हैं,
P2O5 भी बनता है, P2O4 भी बनता है, ऐसे मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स बनते हैं, ज्यादा P2O5 बनता है। ठीक है, तो फास्फोरस ऑक्सीजन को लेके चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार हम लोग क्या देंगे, ट्राई एल्किल फॉस्फीन देंगे। क्या देंगे, ट्राई एल्किल फॉस्फीन देंगे भैया। तो इस ऑक्सीजन को भी खा देगा, इस ऑक्सीजन को भी खा देगा, बच जाएगा क्या भैया हमारे पास बच जाएगा नाइट्रीन। हमारे पास क्या बचेगा, नाइट्रीन बचेगा, हमारे पास बचेगा नाइट्रीन। ये बच गया नाइट्रीन हमारे पास। चलो आगे आ जाओ। फ्रॉम नाइट्रोसो कंपाउंड, फ्रॉम नाइट्रोसो, देखो ये नाइट्रोसो कंपाउंड है, इसमें भी आपको ये नाइट्रोसो लिखा है ना, तो ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड एक्स्ट्रा है ना, ये ऑक्सीजन को हटा लेना। नाइट्रोसो कंपाउंड ऐसे नहीं होता है, नाइट्रोसो कंपाउंड NO बस होगा, नाइट्रोसो कंपाउंड NO बस होगा। एक ही क्या लगाना पड़ेगा आपको, PR3 लगाना पड़ेगा, सुधार लेना, मिस्टेक हो जाता है। तो ये बन जाएगा आपका नाइट्रेट, ये बन जाएगा आपका नाइट्रेट। अब रिएक्शंस हैं, तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट है। तो रीअरेंजमेंट कैसा है भैया, हम लोगों ने एक कार्बिन में रीअरेंजमेंट पढ़ा था जिसको बोलते थे वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्या बोलते थे हम लोग, वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट के जैसा ही ये रीअरेंजमेंट है। तो ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है, तो ये R है और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये R क्या करता है ना, ऐसे इसके पास बॉन्ड बनाता है और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, यहाँ बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड बनेगा, R के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड के साथ कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो ये R का नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड किसके साथ भैया, ऑक्सीजन का। ऐसे स्पीसीज को NCO को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट है। क्या है ये, एल्किल आइसोसाइनेट है। और ये कैसे नेचर के होते हैं भैया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। जैसे कि किटीन होता है ना, जैसे कि क्या होता है, किटीन होता है ना, ऐसे ये किटीन है। किटीन और आइसोसाइनेट, किटीन और आइसोसाइनेट कैसे नेचर के होते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। और ये क्या देते हैं भैया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। मैंने बताया था, देखो जिसमें न्यूक्लियो, इस डबल बॉन्ड को आप क्या करोगे, हटाओगे एक बॉन्ड को, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन से लगाओगे और इलेक्ट्रोफाइल को किससे लगाओगे भैया, नाइट्रोजन से लगाओगे। इस चीज को मैंने पिछली क्लास में किसमें बताया था, कीटीन में बताया था आप लोगों को, जहां पर क्या कराया था, वाटर का एडिशन कराया था। किसका एडिशन कराया था, मैं वाटर का एडिशन आप लोगों को करके सिखाया था। चलिए आगे आइए। अब इस आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन आप लोग देखेंगे, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। आप लोगों ने फेमस रिएक्शन एक पढ़ा होगा, किसका भैया, अमाइड का। यार अमाइड का रिएक्शन पढ़ा होगा, जिसमें अमाइड से क्या बनता है, अमीन बनता है। उस रिएक्शन में क्या बनता है भैया, उस रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट कीटोनाइट्रिन बनता है। उस रिएक्शन में क्या बनता है, एज एन इंटरमीडिएट कीटोनाइट्रिन बनता है। उस कीटोनाइट्रिन में रीअरेंजमेंट होता है जिससे आइसोसाइनेट बनता है। आइसोसाइनेट में वाटर का एडिशन होता है जिससे कार्बेमिक एसिड बनता है। और कार्बेमिक एसिड को हम लोग हीट करते हैं, क्या बनता है, अमीन। चलो मैं बना के बता देता हूँ, इधर देखो, यहीं पे बताता हूँ। चलो देखो, इस नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, एक डबल बॉन्ड को हटाना है। तो अपन क्या कर लेते हैं, RN सिंगल बॉन्ड CO। अब वाटर का एडिशन करना है, तो वाटर में 2 पार्ट, एक OH माइनस है और H प्लस है ना। तो OH माइनस को कार्बन से जोड़ना है, OH माइनस को कार्बन से, और इसको यहां से। ठीक है भाई, इस स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग कार्बेमिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बेमिक एसिड बोलते हैं। इस कार्बेमिक एसिड को जब हम लोग हीट करते हैं ना, तो कार्बेमिक एसिड को हीट करते हैं तो CO2 बाहर निकलता है। कार्बेमिक एसिड को हीट करते हैं, क्या निकलता है, CO2 बाहर निकलता है। देखो भैया, ये CO2 को बाहर कर दो, क्या बचेगा जी, RN
H और ये H क्या बनेगा, RNH2 क्या बन जाएगा जी, अमीन बन जाएगा। कैसा अमीन बन जाएगा भैया, अभी तो 1 डिग्री है ना, तो ये क्या बन जाएगा, अमाइड से क्या बनता है, अमीन। हम इसको पढ़ेंगे किसमें, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। आगे हो सकता है संजय सर लेंगे तो वो पढ़ा दें डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में। चलिए हो गया ये, Yes, sir. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब रिएक्शंस देख लो भैया, इंसर्शन रिएक्शन। तो जैसे कार्बिन इंसर्ट होता है वैसे ही क्या होगा भैया, नाइट्रीन भी इंसर्ट होगा। अगर सिंगलेट नाइट्रीन है तो जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री को क्या रखेगा, एल्कीन रखेगा, उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिंग रखेगा यार, है ना। मतलब सिस से सिस प्रोडक्ट बनेगा और ट्रांस से ट्रांस। जैसे कि देखो एक बार बना के बताता हूं, जैसे कि ये सिस है, ये सिस, अब इससे आप रिएक्शन कराओगे इसका, तो ऐसे रिंग बनेगा ये। तो एक तरफ ये आर ऐसे जोड़ दो, तो ये सिस है तो सिस सिस प्रोडक्ट बनेगा, ये एच एच इधर हो जाएगा। अगर हम लोग ट्रांस से रिएक्शन कराएं, ये R1 ये R2 ऐसे, तो ये नाइट्रोजन ये R1 ऊपर नीचे है तो R2 ऊपर हो जाएगा, तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो सिस से सिस और ट्रांस से ट्रांस। अगर ट्रिपलेट कार्बिन का नाइट्रीन का केस हो, ट्रिपलेट नाइट्रीन का केस है करके कैसे समझोगे, जब नाइट्रीन बनने के कंडीशन के साथ साथ हमको क्या दे दे भैया, इनर्ट गैसेस दे दे। क्या दे दे, इनर्ट गैसेस दे दे, जैसे कि C3F8 और N2 एक्सेट्रा। ऊपर लिखा था कंडीशन, इनर्ट गैसेस में क्या क्या दे सकते हैं, ये दे दे, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन नहीं होगा, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। नाइट्रीन और एल्कीन को आप रिएक्शन कराओगे क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब सिस रहेगा तो सिस भी मिलेगा और ट्रांस भी मिलेगा। क्यों होता है ऐसा, बाय रेडिकल मैकेनिज्म के कारण होता है। बाय रेडिकल मैकेनिज्म मतलब यहाँ पर जो डायरेक्ट एडिशन होने की जगह पर यहाँ पर ऐसे दो जगह रेडिकल बनता है, दो जगह रेडिकल बन जाता है ना, मतलब ये बॉन्ड है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास चले जाते हैं ऐसे। अब इसमें क्या हो जाता है, ये एटम फ्री हो गया, ये एटम फ्री हो गया, ये क्या हो जाता है, घूम जाता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो घूम गया। ये ट्रांस दिख रहा है वो सिस हो जाता है, सिस कभी ट्रांस। अब कभी सिस है उस कंडीशन में दोनों जुड़ गए तो सिस प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर ट्रांस है उस कंडीशन में जुड़ेंगे ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन नहीं रहता है। किसके केस में भैया, ट्रिपलेट नाइट्रीन के केस में, ट्रिपलेट कार्बिन के केस में। चलो इंसर्शन इन बेंजीन, तो ये देखो ये एल्कीन वाले पोर्शन में ये घुस जाता है, ऐसे इंसर्ट करता है, देखेंगे ध्यान से। ये देखो ये इस पोर्शन में जाएगा और 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, ये बना दिया है। फिर मैं आप लोगों को बताया था 4n+2 क्या होता है, 4n+2 इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं इसको, 4n+2 इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन थर्मल कंडीशन होता है। इसी को मैं बार बार बोलता हूं, ये है वैलेंस टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस टॉटोमेरिज्म बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, वैलेंस टॉटोमेरिज्म। तो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, आपको 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा ऐसे, 7 मेंबर्ड रिंग आपको मिलेगा। चलिए आगे आइए। इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन गिव एरोमेटिक अमीन। देखो भैया अब क्या हो रहा है, इस कंडीशन में आ गया कंपाउंड जो है, अब इसको क्या दे दो, एसिड दे दो यार, थोड़ा सा एसिड डाल दो, तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ना वो H+ लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज पे हो जाएगा। अब क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन टूट के इस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे तो ये H और R हो जाएगा, और इस बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा जी, इस बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा भैया, H+ किसने दिया था, एसिड ने दिया था।
अरे एसिड में क्या होता है, Ha है तो H प्लस दिया है ना, तो उसका कॉन्जुगेट बेस तो बचा होगा ना, तो कॉन्जुगेट बेस बोलेगा मैंने H प्लस एक दे दिया है यार, मेरा कोई H प्लस ले लिया है, अब मेरे को H प्लस चाहिए तो यहां से वो H प्लस ले लेगा। इसी स्टेप को बोलते हैं हम लोग क्या, एरोमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं भैया, एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये देखो क्या मिल गया हमको, एन एल्किल अमीन एनिलीन मिल गया। क्या मिल गया, एन एल्किल एनिलीन। एन एल्किल क्यों बोले, ये नाइट्रोजन पे एक एल्किल ग्रुप है जी, इसका नाम नोमेनक्लेचर ऐसे होता है, ये क्या बोलेंगे इसको, एन एल्किल एनिलीन। क्या बोल देंगे इसको, एन एल्किल एनिलीन बोलेंगे। चलिए अब ये देखो नाइट्रो कंपाउंड दिख रहा है भैया NO2, और यहाँ पर ट्राइएल्किल फॉस्फीन दिख रहा है। यहाँ पर क्या जनरेट कर लेना भैया, क्या जनरेट कर लोगे, नाइट्रीन जनरेट कर लेना, और इंसर्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये नाइट्रोजन कहाँ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे। तो ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे, ये नाइट्रोजन, एक लोन पेयर बचा रहेगा, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन और एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब इसी पे ये क्या है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, मतलब ये कैसा है भैया, ये इमीन है। ये कैसा है, इमीन है। कैसा है ये, इमीन है। इमीन पे आप किसका रिएक्शन कराओगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराओगे। इमीन पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि क्या है भैया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है भैया। तो रिड्यूसिंग एजेंट ना क्या बना देता है भैया, इमीन को अमीन बना देता है। तो ये इमीन से क्या बन जाएगा जी, अमीन बन जाएगा यार। ये अमीन बन गया है, मतलब अमीन एनालॉग, ये अमीन बन गया। अब H प्लस देंगे, तो H प्लस देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी, नाइट्रोजन H प्लस लेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे तो NH2, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन होने से हमको एन एल्किन एनिलीन की जगह क्या मिलेगा भैया, प्योर एनिलीन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्योर एनिलीन हमको मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास पहले से एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन हमको और मिला। ठीक है भाई। अब यहीं से और क्या हो सकता है इसमें बोल रहे हैं, तो इस कंडीशन में वैलेंस टॉटोमेरिज्म करा दिया है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर वैलेंस टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो ये बन जाएगा, अगर H प्लस देंगे तो एनिलीन बन जाएगा। तो ये कंडीशंस है, ये नाइट्रीन के रिएक्शंस हैं, और हम लोग आगे पढ़ेंगे तो नाइट्रीन के रिएक्शन में हाफमैन ब्रोमामाइड है। कौन कौन सा रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमामाइड एक रिएक्शन आता है, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमामाइड है, एक लॉसेन रीअरेंजमेंट है, लॉसेन रीअरेंजमेंट, एक होता है कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है, या कर्टियस रिएक्शन ही बोलते हैं, और एक बहुत फेमस रिएक्शन है स्मिट रिएक्शन। तो स्मिट रिएक्शन भी, ये रिएक्शन होते हैं किसके, नाइट्रीन के, है ना, या कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ये रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड, लॉसेन रीअरेंजमेंट, कर्टियस और स्मिट, ये 4 रिएक्शंस होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब हम लोगों ने क्या नाइट्रीन लगभग लगभग पढ़ लिया है, अब अपन को पढ़ना है बेंजाइन और गिलाइड। क्या पढ़ना है, बेंजाइन और गिलाइड और पढ़ना है। तो बेंजाइन और गिलाइड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई। अब